रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी को पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर कर रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो बरसने वाले हैं। नदी में घुटने तक पानी था, जो धीमी धीमी रफ्तार के साथ बहे जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। विराट फ़ोन उठाते हुए कहता है, हाँ वंदना बोलो। मोबाइल के अंदर से एक ही आवाज़ सुनाई देती है, कहाँ तक पहुँचे आप जी? किश्नोई नदी तक पहुँच गया हूँ वंदना, बस ये किश्नोई नदी पार की और फिर मैं सीधा तुम्हारे पास। वंदना की आवाज़ आती है घबराते हुए। क्या क्या कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हो? और नहीं तो क्या, अब तुम्हें तो पता ही है कि बंगला मुड़ा गांव से रोंका मुचा गांव जाने का एकमात्र यही रास्ता है, और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था जी। ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पास वो घूमती है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, वो घूमती है मतलब? आपको सब पता है, पर फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो। माँ जी ने बताया था ना कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है। वरना तुम भी ना कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी सुना दी। विराट अपनी बात पूरी करता उसे पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ़ कर देना। आज के बाद ये उसका नाम कभी नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वंदना तुम भी ना, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, समझी? तुम ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई है, और कुछ नहीं। आप नहीं मानते तो मत मानिए जी, पर मैं तो मानती हूँ। आप ना जल्दी से आइए। हाँ वन्ना, आ रहा हूँ, बस यह नदी तो पार कर लूँ पहले। अच्छा मैं रखती हूँ। और ऐसे कैसे तुम्हें नहीं लगता? तुम कुछ भूल रही हो। मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हो? यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। गलती हो गई जी, माफ़ कीजिएगा। आपकी फ़िक्र में मैं तो भूल ही गई थी। विराट मुंह बनाते हुए कहता है, अब भूल गई थी तो उसका सज़ा तो मिलेगी तुम्हें। सज़ा के लिए तैयार रहना। वंदना प्यार से पूछती है, अच्छा तो क्या सज़ा देंगे आप जी? तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और वंदना शर्माते हुए कहती है, ना, कैसी कैसी बातें करते हैं आप जी? अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? अच्छा ठीक है, आ जाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आपका जल्दी आना। वंदना फ़ोन कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसको अचानक से पायल बजने की आवाज़ सुनाई देने दी है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली है। पायल की आवाज़ सुनकर विराट जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के
उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना यक्षिनी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया, और वही वहम डरा रहा है अब मुझे। और वैसे भी मैं तो खुद यक्षिनी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। विराट मुश्किल से अभी 1-2 कदम ही चला था कि तभी उसे नदी के किनारे पर एक काला साया दिखने लग जाता है। उस काली साय को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं। साय को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट का ही इंतजार कर रहा था। काली साय के पास से पायल के बजने की आवाज़ और चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। विराट डरते हुए कहता है, कहीं कहीं यही यक्षिनी तो नहीं? कहीं वंदना की बात सच तो नहीं? ठीक ही ये यक्षिनी तो नहीं? विराट उस समय साय को देखकर इतना डर जा गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। विराट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट डरते हुए कहता है, कौन 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 है? कौन है वहाँ? पर कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा वे भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च साइकिल पर मारने लग जाता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस वाले साये पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वो साया किसी औरत का है। नदी के किनारे पर बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र करीब 24 और हाइट लगभग 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसकी कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन, और उस गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वे लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहे। वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिनी जैसी कोई भी चीज़ होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। विराट कहता है, कैसा काम? लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाने चाहते थे ना? क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था, जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया है। विराट भी उस लड़की को आंखें में देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात या कल परसों नरसों हमेशा जगा कर रखूँगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी की रेत पर निवस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी। उस लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे की पसीने की बूंद यह साफ जाहिर कर रही थी कि वे थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी नहीं बुझी थी। विराट अपने
लास्ट अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पलों में वो उस लड़की के बदन पर ध्वस्त होने वाला था। तभी उसी की नज़र उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है और वो देखता है कि लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लगी थी। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लगी थी। उसके बाल काले से सफ़ेद होने लगे थे। देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। यह सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट कांपते हुए कहता है, कौन कौन हो तुम? वो लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। यह सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो झट से उससे दूर हटने लगता है। और उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने बाहों दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना। क्या हुआ? थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? हा 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 हा। विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसको यक्षिणी की आंखों में खुद की मौत नजर आ रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तू ये भूल गया कमीने की तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ रंगरलियाँ मचा रहा है। मर्द कमीने कभी एक स्त्री से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरफ फैले हुए थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। यक्षिणी, जाने ही तो दे रही हूँ, भोली भटोना। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। विराट के शरीर का खून नाखूनों के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लगता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वो वापस से जवान होती जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूख गया था, सफ़ेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं थी, पर उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, राम रोना, राम रो, राम रोना, राम रो। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पल यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उस तरह जिस तरह बारिश की बूंदें होती है। टाइपराइटर के बटन दबने की आवाज़ सुनाई देती है। एक आदमी जो कि कोट पैंट पहना हुआ था, एक बंद कमरे में सफ़ेद टाइपराइटर के ऊपर कहानी टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ बुक शेल्फ रखी हुई थी, जिनमें करीब 1000 से भी ज़्यादा किताबें जमी हुई थी। टेबल के ऊपर ही एक एस्ट्रे थी, जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिगरेट और ऐश रखी हुई थी। लेखक खुद से कहता है, चलो ये भाग तो पूरा हुआ, अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाएगी और उसे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से, पर क्या करे, मौतें होंगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी। इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता है और उसके कस खींचते हुए
अपने मोबाइल के से किसी को फ़ोन करने लग जाता है। फ़ोन के अंदर से उबासी लेते हुए आवाज़ सुनाई देती है। हेलो, कौन? हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आपने क्या कहा? आपने कहानी तैयार हो गई है? ये तो बहुत अच्छी बात है सर, पर बुरा मत मानिएगा। ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे। इतनी रात में कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? लेखक सिगरेट का कस खींचते हुए कहता है। क्या कहा? इतनी रात? आखिर अभी वक्त ही क्या हुआ है? बस लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नज़र उसके हाथ की पुरानी सी वॉच पर पड़ती है और वो देखता है कि रात के 3:05 हो रहे थे। लेखक अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, अरे 3 बज के इतनी रात हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो लग रहा था अभी 9-10 बज रहे होंगे। अच्छा कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। हाँ जगदीश, ये तो है। देखना, जब ये किताब आएगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात रात भर जगकर यह कहानी लिखी है मैंने, वो तो होना ही है। सर आखिरकार आपकी कहानी में जान होती है, इतनी जान कि सोए हुए मुर्दों को भी जगा दे और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे। वैसे अभी जो आपने कहानी लिखी है उसका नाम क्या है? इस कहानी का नाम है यक्षिनी एक डायन। मोबाइल के अंदर से ऐसी हैरानी के साथ आवाज़ सुनाई देती है। क्या क्या कहा सर? यक्षिनी? हाँ जगदीश, यक्षिनी। क्या हुआ, तुम इतना शौक क्यों हो गए? ओ सर, मैंने सुना है ये जो यक्षिनी है यह आपके गांव के पास जो किश्नोई नदी है वहाँ पर घूमा करती है और मर्दों के साथ वो सब यानी वो सब करने के बाद उन्हें मार देती है। हाँ तो सर आपको डर नहीं लगता? जिस गांव में यक्षिनी घूमती है वहीं पर रहकर उसके बारे में कहानी लिखना। अगर यक्षिनी ने आपको कुछ कर दिया तो? अरे जगदीश, यक्षिनी इतनी बुरी भी नहीं है। गांव के लोगों और तुम सब समझते हो कि जितनी बुरी है वो। मतलब ये कि यक्षिनी बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। पर कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटना घटती है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। कैसी घटना सर? मैं कुछ समझा नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, जिसमें देवी देवता, सूर असुर, राक्षस का वास होता है। इन सभी लोगों की दूरी पृथ्वी से लगभग अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर आता है। यक्ष यक्षिनियों और अप्सराओं का है जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। जो लोग पृथ्वी के सबसे नज़दीक हैं उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वे देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। जगदीश बीच में ही बोल पड़ता है। ऐसा क्यों सर? उस लोक के देवी देवता इतनी जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगे जल्दी पहुंचने लगती हैं। यक्ष यक्षिनियों के लोकों में से ही एक यक्षिनी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी, जिसको एक अभिशाप मिला था। एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसी अभिशाप सर? आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं और उसे यह अभिशाप किसने दिया था? एक दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई यक्षिनी को एक अभिशाप मिला था। आखिर क्या था वो अभिशाप और किसने दिया था? जानने के लिए सुनिए यक्षिनी एक डायन का नेक्स्ट एपिसोड।
और like and subscribe the channel. Thanks for listening.